चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। तो सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे हम लोग कहते हैं गैलेक्सी। क्या कहते हैं? गैलेक्सी। सूर्य तारों के जिस परिवार से आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैलेक्सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैलेक्सी। गैलेक्सी। चलिए, हमारा जो सौरमंडल है इसमें कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। कितने ग्रह? 8 ग्रह। पहले तो 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर रखा गया है। अभी वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। जैसे देखिए, पहले बार टॉलमी ने कहा था, किन्होंने कहा था? टॉलमी ने, कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य और बाकी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन कॉपरनिकस ने इनकी जो कमी थी उनको पूरा किया और बोला कि नहीं, केंद्र में क्या है? पृथ्वी है। नहीं है, पृथ्वी नहीं है, सॉरी, सूर्य है। केंद्र में क्या है? सूर्य है। और बाकी के ग्रह जो हैं दीर्घवृत्ताकार पथ का अनुसरण करता हुआ क्या करते हैं? गति करते हैं। कौन सा? दीर्घवृत्ताकार पथ का अनुसरण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया? ओलंपिक में स्वर्ण पदक। चलिए, ओलंपिक खेल, देखो, ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी एथेंस में। ओलंपिक खेल की शुरुआत एथेंस में हुई थी, लेकिन उसके बाद पूछता है कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई है और यह ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित की जाती है। तो भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। खेल का नाम है हॉकी में। हॉकी में जीता है कब? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में जो आपका ओलंपिक हुआ था, ठीक है ना, एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में भारत ने पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने अब तक हॉकी में कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। कुल 8 स्वर्ण पदक। व्यक्तिगत रूप से 2 और व्यक्तियों ने जीता है स्वर्ण पदक। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले थे अभिनव बिंद्रा। पहले व्यक्ति अभिनव बिंद्रा जो थे, अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत रूप से अभिनव बिंद्रा पहले भारतीय हैं जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है ना, व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में स्वर्ण पदक। चलिए, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 2008 का बीजिंग ओलंपिक। 2008 का बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, ठीक है ना, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में अभिनव बिंद्रा जी पहले भारतीय बने हैं जो व्यक्तिगत तौर पे स्वर्ण पदक जीते हैं। और दूसरे भारतीय होने का गौरव प्राप्त हुआ है नीरज चोपड़ा को, जिन्होंने जैवलिन थ्रो, जिसे हम लोग भाला फेंक कहते हैं, जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है व्यक्तिगत तौर पर दूसरे व्यक्ति। तो अब तक हॉकी में भारत के स्वर्ण पदक की संख्या टोटल है, कुल है 10, जिसमें से 8 आए हैं आपके हॉकी में, 1 आए हैं आपके 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, और दूसरे स्वर्ण पदक यानी 10वां जो हो गया वो आया है व्यक्तिगत तौर पे। किनके पास आया है? नीरज चोपड़ा के पास, और वो भी जैवलिन थ्रो गेम में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 3 था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है
साक्षरता दर 74.04%। ठीक है ना, यानी 100 में लगभग 74 व्यक्ति क्या है, शिक्षित हैं। अब आएगी जनगणना की बात। तो भारत में जनगणना सबसे पहले किसके समय में, 1872 में किया गया, लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन पूछेगा कि भारत में नियमित रूप से, नियमित का मतलब लगातार, नियमित रूप से यह नियम बन गया, रूप से हो गया है 1881 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है ना, लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार जनगणना भारत में की गई, और नियमित रूप से जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी। चले आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखा जाए। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल। देखिए, हमारे विश्व के इतिहास में 2 युद्ध हुए हैं, विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार जिसे कहा जाता है। तो 2 हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुई है, और दूसरा हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला है। ठीक है ना, ये 2 विश्व युद्ध हमारे विश्व के इतिहास की ये घटनाएं हैं। तो पहला विश्व युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कडिक फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण पूछता है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण है ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या सेराजोवा में हो गई थी। ठीक है ना, तो लोगों ने, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई है, किसी भी देश का अगर मान के चले एलिगेशन जो होता है दूसरे देश में जाता है, और दूसरे एलिगेंट जो होते हैं, मतलब विदेशी अतिथि जिनको कहा जाए, अगर दूसरे देश में जाते हैं तो दूसरे देश में अगर उनकी हत्या हो जाती है तो युद्ध का एक कारण बन सकता है। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो जाती है कहाँ, सेराजोवा में। तो इसको तत्कालिक कारण मान लिया गया, और इसके आधार पर 2 देश पहले आपस में भिड़े हैं, फिर उसके समर्थक उससे, फिर उसके समर्थक, इस तरह से चैन जुड़ता गया और रूप ले लिया प्रथम विश्व युद्ध का 1914 से 1918। ठीक है ना, व्यापक रूप से प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हावी रहा था। कौन हावी रहा, जर्मनी। चलिए उसके बाद आते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के तहत। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है 1939 से 1945। इसमें भी क्या था कि जापान जो था, जापान को पित्त आतंक के नाम से जानते हैं। जापान को क्या कहा गया है, पित्त आतंक। और देखिए, जापान जो है सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। जापान को क्या कहा जाता है, सूर्योदय का देश। क्लियर है, जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा पानी वाले जहाज जापान में बनते हैं। ठीक है ना, तो जापान को पित्तातंक कहा गया था दूसरे विश्व युद्ध में। इन्होंने क्या किया कि अमेरिका के जहाज जो थे पानी वाले, पर्ल हार्बर एक बंदरगाह था, पर्ल हार्बर। तो पर्ल हार्बर पर क्या किया गया कि बमबारी हो गई। इसमें जो पानी वाले जहाज थे उसके कई व्यक्ति उसमें रहने वाले मारे गए थे, जिसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 2 दिन,
6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को पहली बार हिरोशिमा शहर पर और दूसरी बार नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया। ठीक है ना। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया। इसका नाम था लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पर गिरा था इसका नाम था फैट मैन। ठीक है ना। दूसरे जो बम गिराया गया उसका नाम था फैट मैन। ये 2 बमबारे किए गए हैं, परमाणु बम छोड़े गए हैं कहाँ? जापान पर, जिसके बाद जापान इस युद्ध में हार मान लेता है, हार को स्वीकार करता है। अब देखिए आज के डेट में जापान में उसकी अपनी आर्मी नहीं है। जापान को देख रेख करता है अमेरिका, क्योंकि बर्बाद भी किया है अमेरिका। और इस परमाणु बम का ये आतंक हुआ कि वहाँ के लोग आज भी अपंग पैदा लेते हैं। कहाँ के? जापान के। तो परमाणु बम से रेडिएशन फैलता है। इससे 3 किरणें अल्फा बीटा और गामा रेडियो एक्टिव निकलते हैं और सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है। 3 किरण निकलते हैं। जब भी कोई परमाणु बम विस्फोट होता है तो उसमें 3 किरण अल्फा बीटा और गामा। देखिए अल्फा होता है प्लस चार्ज, बीटा होता है माइनस चार्ज और गामा पर कोई चार्ज नहीं। ये 3 गो जो हैं आपके किरण जो हैं यह क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व से। सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है गामा का, क्योंकि स्पीड क्या है इसका ज़्यादा। सबसे कम वेधन क्षमता होता है अल्फा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, हाँ सवाल था किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल? द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है स्पेन के गृह युद्ध को। स्पेन का गृह युद्ध, गृह मतलब घरेलू झगड़े, गृह युद्ध। ये चला है 1936 से 1939 तक। ठीक है ना। पूछेगा सवाल कि स्पेन में गृह युद्ध कब से कब तक चला है, तो 1936 से 1939 तक। ठीक है। आगे बढ़े, प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? ऑल इंडिया मेंस रेलवे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया मेंस रेलवे फेडरेशन, हाँ ऑल इंडिया मेंस रेलवे फेडरेशन से संबंधित है। तो ऑल इंडिया मेंस रेलवे से संबंधित है वीवी गिरी। और वीवी गिरी जी जो थे भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है 6 नंबर में है कौन सा शब्द पुल्लिंग है? हिंदी से संबंधित तो क्षेत्र हो जाएगा इसका उत्तर। 7 है सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? सिरपुर आर्द्रभूमि है रायपुर छत्तीसगढ़ में। सिरपुर आर्द्रभूमि यह स्थित है रायपुर छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। कवि जीवन आनंद दास का जन्म। अच्छा, जीवन आनंद दास यह बांग्ला के प्रसिद्ध कवि थे। किस भाषा के? बांग्ला के कवि, बांग्ला भाषा के कवि थे। बांग्ला भाषा के कवि। इनका जन्म हुआ है 1899 में। कब? 1899 ईस्वी में जीवन आनंद दास का जन्म हुआ था। उसके बाद है मानववाद का जनक। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानववाद का जनक यह है फ्रांसिस्को पेट्रोक। मानववाद का जनक फ्रांसिस्को पेट्रोक।
क्लियर है? चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे, के सदस्य दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सबसे वयोवृद्ध पुरुष जी थे। इनका एक पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने सर्वप्रथम भारत में पहली बार 1886 ईस्वी में क्या किया था, लोगों का राष्ट्रीय आय निकाला था और प्रति व्यक्ति आय इन्होंने जारी किया था 20 रुपये। किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोटा पहाड़ किस जिला में है? वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लोटा पहाड़ किस जिला में है? तो यह है सिंहभूम जिला, झारखंड में। सिंहभूम जिला, झारखंड। सिंहभूम जिला चले जाएंगे, झारखंड में लोटा पहाड़, ठीक है ना। लोटा पहाड़ कहाँ है? सिंहभूम जिला, झारखंड। चलिए, यह लौह अयस्क का क्षेत्र है। उसके बाद है सवाल गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है उत्तल दर्पण का। गाड़ी का साइड मिरर क्या होता है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण। चले आगे बढ़े। हीरा का अपवर्तनांक कितना है? हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। चलिए उसके बाद सवाल है मैथन डैम किस नदी पर है? मैथन डैम जो है बराकर नदी पर है। मैथन डैम बराकर नदी झारखंड में चले जाए। कहाँ? झारखंड में। आगे का प्रश्न देखें। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। निकट दृष्टि दोष क्या है? तो निकट दृष्टि दोष यानी वैसा दोष, निकट नाम ही में, चलिए इसको और समझते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु हमें दिख जाती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिख पाती। इसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष, स्टार मार्किंग कर लीजिए, इसको लिखना चाहेंगे लिख लेंगे। निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है, दोष को मायोपिया कहा जाता है, मायोपिया। और दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। चलिए देखें, निकट दृष्टि दोष में क्या हुआ, निकट की वस्तु दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिख पाती है। तो निकट दृष्टि दोष में जो निवारण होता है वह होता है, जैसे समझिए ट्रिक से थोड़ा सा शॉर्ट है, दूर है तो ऊ है, दूर है तो ऊ यानी दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, नजदीक है तो आव यानी अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से करेंगे? अवतल लेंस से। किस लेंस से? अवतल लेंस से। अवतल लेंस का हिंदी नाम क्या है? देखिए, उत्तल का काम क्या है कि प्रकाश की किरणों को एक जगह क्या करता है? केंद्रित करता है। उत्तल लेंस को अगर समझें, चलिए ये प्रकाशीय केंद्र हो गया। चलिए यहां से जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर क्या हो जाती है? कन्वर्ज हो जाती है, मिल जाती है, यानी अपसारी हो जाती है, अभिसारी हो रही है। क्या हो रही है? अभिसारी। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए ये चीजें हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सवाल है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन आया है भारत में 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया
और अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, अंतरिम सरकार का गठन 1946 ईस्वी में। कब हुआ है? 1946 में। इसी के बाद क्या हुआ कि भारत में संविधान सभा का भी गठन किया गया है 9 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे बढ़ें। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की? राज्य पुनर्गठन आयोग, चलिए राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन किया गया है 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में? फजल अली, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में, ठीक है ना। किसके अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। और भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा के आधार पर बना था आंध्र प्रदेश। ये बना है 1953 ईस्वी में। कब बना है? 1953 ईस्वी में, ठीक है ना। जैसे भारत आज़ादी हुई तो उस समय क्या हुआ कि लोगों ने, अब जैसे पहले तो देशी रियासत है, देशी रियासत मिल करके एक जगह जमा होते हैं तो देश का निर्माण हुआ है। तो क्या हुआ कि अब भाषा के आधार पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की चर्चा थी, किनका है ये था? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का। तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले लोग हैं, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, तो दोनों चाहते थे एक दूसरे से दूरी बनाना। तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया है किसके भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। पटाभी सीता रमल्लू जो थे, उन्होंने क्या किया? अनशन किया। अनशन करने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, तब जाकर के आंध्र प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दिया गया है। तो पहला राज्य बना है भारत का भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश, और भाषा के आधार पर दूसरा राज्य पूछेगा। भाषा के आधार पर भारत का दूसरा राज्य होने का गौरव प्राप्त है गुजरात को। ये महाराष्ट्र से अलग हुआ है। गुजरात किससे अलग हुआ है? महाराष्ट्र से 1960 में, ठीक है ना। गुजरात किससे अलग होकर बना है? महाराष्ट्र से। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ें। चलिए, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह। बिहार में किन्होंने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। चलिए, फेरस सल्फेट का सूत्र। फेरस सल्फेट इसे हरा कशिश भी कहा जाता है। फेरस सल्फेट को किस नाम से जानते हैं? हरा कशिश। FeSO4 फेरस सल्फेट का सूत्र होता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? हाँ, मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए, मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, सलाह मानने के लिए बाध्य है। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह कहा गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे। अब 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। सवाल ये भी बनता है कि लघु संविधान किसे कहते हैं? लघु संविधान, तो लघु संविधान किन्हें कहा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को, क्योंकि इसमें पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया। सवाल होगा कि हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है।
संविधान की कुंजी क्या है? प्रस्तावना। संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी किन्हें कहा गया है? प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना में पूछेगा सवाल कि कितनी बार संशोधन हुआ है, तो अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में अब तक एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और इसे ही कहा जाता है लघु संविधान, ठीक है ना। तो प्रस्तावना में एक बार, इसमें धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता जैसे शब्द क्या कर गए थे? जोड़े गए थे। क्या किए गए थे? जोड़े गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? द सोशल, हाँ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखी गई है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखी गई? रूसो के द्वारा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखी गई है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। किनके द्वारा किया गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा। चलिए एक बार लिखना चाहेंगे लिख लेंगे, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। अब सवाल है कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती हो तो वस्तु गति कर रहा है। कर रहे अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती हो, टी स्क्वायर, हाँ, तो त्वरण क्या हो जाएगा? एक समान त्वरण हो जाएगा। एक समान त्वरण। सवाल था, फिर से सुन ले एक बार सवाल को। सवाल है कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती हो तो वस्तु गति कर रहा है। तो वस्तु गति कर रहा है एक समान त्वरण से। उसके बाद है जल का परावैद्युतांक कितना होता है? 80 होता है। जल का परावैद्युतांक 80। उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक बताया हमने थोड़ी देर पहले भी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, 9 दिसंबर 1946, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और सच्चिदानंद सिन्हा राजेंद्र प्रसाद के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। चलो उसके बाद है किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में कराई? तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के समय में। किसके समय में? कनिष्क। और कनिष्क का संबंध किस वंश से है? कुषाण वंश से। कनिष्क किस वंश का राजा था? कुषाण वंश का। कुषाण वंश के संस्थापक पूछे आपसे, कुषाण वंश, कुषाण वंश की स्थापना की गई थी कुजुल कडफिसेस के द्वारा। कुजुल कडफिसेस के द्वारा की गई थी। और इसके पहले शासक थे विम कडफिसेस। कौन बाबू? विम कडफिसेस, जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए। पूछेगा सवाल कि भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था? भारत में सोने का सिक्का, भारत में सोने का सिक्का प्रथम बार किसके द्वारा चलाया गया? तो हिंद यूनानी शासक डेमेट्रियस के द्वारा। डेमेट्रियस के द्वारा, ठीक है ना। पहली बार भारत में सिक्का सोने का कौन चलाया था? हिंद यूनानी शासक डेमेट्रियस ने, ठीक है ना। फिर सवाल होता है कि सबसे अधिक सोने के सिक्के किस काल में ढाले गए? तो देखिए, सबसे अधिक अगर सोना, तो सोने का सिक्का ढालना है तो गुप्त रूप से इसे याद करने का तरीका है
कि हम लोग सोने का सिक्का गुप्त में यानी चोरी छिपे ढालेंगे, बहुत सारा ढालना है तो गुप्त काल में। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में ढाले गए? सर्वाधिक सोने के सिक्के, सोने के सिक्के गुप्त काल में ढाले गए। किस काल में ढाले गए बाबू? गुप्त काल में। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में? गुप्त काल में। शुद्ध सोने का सिक्का किस काल में ढाला गया? शुद्ध सोने का सिक्का यही है कनिष्क के काल में। शुद्ध सोने का सिक्का कनिष्क के काल में, कनिष्क के काल में, ठीक है ना। शुद्ध सोने का सिक्का कनिष्क के काल में, सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में। भारत में प्रथम सोने का सिक्का हिंदू शासक डेमेट्रियस के द्वारा। अब पूछेगा कुषाण वंश का पहला शासक कौन था जिसने सोने का सिक्का चलाया? तो भीम कड़फिसस। और कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुजुल कड़फिसस के द्वारा। ये कनिष्क जो थे ना, जो चीन का रेशम मार्ग है उस पर मतलब अधिकार करने वाले पहले शासक हैं कनिष्क। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में है? तो कुम्हरार आपका पटना जिला में है। कुम्हरार पटना जिला में, कुम्हरार कहाँ है? पटना। चलिए ठीक है। उसके बाद है हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी पर्यटक आया था? हर्षवर्धन एक देखिए खुद लेखक थे जिन्होंने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक पुस्तकों की रचना की है। कौन कौन? रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। ये किनके द्वारा लिखी गई है? हर्षवर्धन के काल में, सॉरी हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। अब सवाल है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो हर्षवर्धन, वेन सांग। कौन आए थे? वेन सांग आए थे। हर्षवर्धन काल में कौन से चीनी यात्री है? वेन सांग की रचना है सी यू की। वेन सांग की रचना कौन है? वेन सांग। तालाब नहीं होगा, ये होगा वेन सांग की रचना या पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। अब सवाल ये भी आता है कभी कभी कि सी यू की में कितने देशों का वर्णन है? तो 138 देशों का, ठीक है ना। सी यू की में कितने देश का वर्णन किया गया है? 138 देश। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? हाँ, किस दर्शन ने? तो दर्शन का नाम है देखिए सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन दिया गया था किनके द्वारा? पहले इसको समझ लेते हैं। महर्षि कपिल के द्वारा। महर्षि कपिल। चलिए दूसरा है आपका योग दर्शन। योग दर्शन दिया गया पतंजलि के द्वारा। योग दर्शन पतंजलि के द्वारा। चलिए उसके बाद है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन ये दिया गया है महर्षि गौतम के द्वारा। महर्षि गौतम के द्वारा। न्याय दर्शन किनके द्वारा दिया गया? महर्षि गौतम जी के द्वारा। उसके बाद है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन के जनक हैं या वैशेषिक दर्शन देने वाले व्यक्ति का नाम है उल्लुक, या इन्हें ही कहा जाता है कन्नाद। उल्लुक या कन्नाद। और कनाद को कहा जाता है भारत के परमाणुवाद का जनक। हाँ, भारत के परमाणुवाद का जनक। परमाणुवाद का जनक कौन है? यही है उल्लुक या कणाद। जो ऑप्शन में रहे कणाद। तो अब सवाल था कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो परमाणु सिद्धांत कौन सा दर्शन दे रहा है? वैशेषिक दर्शन। कौन सा? वैशेषिक दर्शन। ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सवाल है अब कि अलवार संत किसके उपासक थे। देखिए संत दो ही थे भारत के दक्षिणी भारत में, अलवार संत और नयनार संत। नयनार संत। चलिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है दक्षिण भारत में, ठीक है ना। भक्ति की शुरुआत कहाँ हुई है, दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे, अगस्त्य ऋषि। तो अलवार संत किसके उपासक थे, विष्णु के। किसके, विष्णु को मानने वाले थे। और नयनार थे शैव को मानने वाले। किसको, शैव यानी भगवान शिव को मानने वाले। अलवार और संत लिखा गया है, सॉरी ओहो ठीक ठीक ठीक, अलवार संत और नयनार संत। संत भी गलत ही लिखा है, इसको सुधार देते हैं। अलवार संत और नयनार संत। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई है, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में, ठीक है। उसके बाद है 1951-52 में भारत के शिशु मृत्यु दर कितनी थी, तो 146। चलिए उसके बाद सवाल है काकोला जलप्रपात भारत के किस जिला में है, तो नवादा जिला में है। एक सेट में क्वेश्चन क्या करता है, रिवाइज करते रहता है, याद रखेंगे। काकोला जलप्रपात बिहार के किस जिला में है, नवादा। सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान, तो सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान है चौथा। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था, तो नील नदी को मिस्र का वरदान हेरोडोटस ने कहा था। किन्होंने कहा था, हेरोडोटस। चलिए 61वां संविधान संशोधन कब हुआ, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। अब तक 106 बार संविधान संशोधन हो गया है और संविधान संशोधन के लिए 124 बार विधेयक लाया जा चुका है अभी वर्तमान में। तो सवाल था 61वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये हुआ है 28 मार्च, ऑप्शन 28 मार्च 1989, 28 मार्च 1989 को। चलिए भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल, तो लोकनायक इन्हें कहा गया है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इनके द्वारा आंदोलन जो चलाया गया था उसको जेपी आंदोलन कहा जाता है। कौन सा आंदोलन, जेपी आंदोलन। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में। जन्म कब हुआ है, 1902, और मृत्यु हो गई है आपकी 1979 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ है, 1979 ईस्वी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। बुझा हुआ चूना का सूत्र, बुझा हुआ चूना यानी चूना में हमने बुझाने के लिए क्या डाल दिया, पानी। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। पानी डाल दिए जी, बुझ गया। चलिए उसके बाद है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI की स्थापना, SBI की स्थापना हुई है आपका 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, ठीक है ना। RBI की स्थापना कब हुई थी, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में। कब हुई थी, 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में, राष्ट्रीयकरण 1949। सवाल ये भी बनता है कि RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, RBI के प्रथम गवर्नर। तो जाहिर सी बात है पहली बार बैंक बनेगा तो कोई विदेशी ही चलाया होगा, ओस्वार्न स्मिथ, ओस्वार्न स्मिथ थे, ठीक है ना। RBI के प्रथम गवर्नर ओस्वार्न स्मिथ। और पूछेगा कि RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है, गवर्नर सर तो देख ले, CD देशमुख सर थे। कौन, CD देशमुख, ठीक है सर। देखें इसको, RBI के प्रथम गवर्नर ओस्वार्न स्मिथ और RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख।
थोड़ा सा इसको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। कह रहा है कि शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था। तो भाब्रू अभिलेख में, किस अभिलेख में? भाब्रू अभिलेख। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? चलिए, संपत्ति का अधिकार, सॉरी संपत्ति गलत लिख रहा है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। देखिए, पहले जो संपत्ति का अधिकार है मूल अधिकार में था। किसमें? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार ये है हमारे संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3, ठीक है ना। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद संबंध रखता है 12 से 35, 12 से 35। देखिए, भाग 1 1 से 4, भाग 2